हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बात करें जो अपना पहला चैप्टर है उसका नाम है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री के पर्पज़ से या अपने बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर मैं इसके मार्क की बात करूँ यानी कि अंक की बात करूँ तो ये जो है अपना इस साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ये जो है पोर्शन कवर करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इसके साथ क्लियर होंगे, आगे की केमिस्ट्री जो है इसी के साथ जो है हम क्लियर करते हुए एक अच्छा केमिस्ट्री का बेस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक अपने को माइंडसेट होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि समीकरण कैसे बनती है, कितने हैं, शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये जो प्रकार है ये 100% इस साल जो है आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। तो प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। दो अपने टर्म है, एक तो अपना संक्षारण और अपना क्या है विकृत गंधिता। तो ये तो हो गए अपने मेन पॉइंट जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इसके अलावा जो रासायनिक समीकरण है उसके शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण बनाना सीखेंगे। अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अजय गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स पथ के यूट्यूब चैनल पर। आइए आपकी जो बोर्ड क्लास है उसको एक नई दिशा देते हैं अपने टॉपर्स पथ यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो पहले हम कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अपना पहला है परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पहले परिवर्तन के बारे में। तो अपने केमिस्ट्री में दो परिवर्तन आते हैं, एक होता है अपना रासायनिक परिवर्तन और एक होता है अपना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पहले इनके बारे में बात करेंगे फिर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है अपना रासायनिक परिवर्तन और दूसरा है अपना भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब मान लो कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ के अंदर कुछ चेंजेज होंगे और चेंजेज किस किस में हो सकता है। तो अगर चेंजेज आपको जो परिवर्तन है अगर वो उसकी संरचना में मिले, किसमें परिवर्तन आ जाए, उसकी संरचना में, उसके जो संगठक है जिनसे वो मिलकर बना हुआ है वो कहलाते हैं संगठक। ठीक है, कोई पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो कहलाते हैं संगठक। तो संरचना में बदलाव देखने को मिले, संगठन में बदलाव देखने को मिले या फिर उसके गुणों में क्या आ जाए परिवर्तन। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन अगर हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो सारे परिवर्तन है किस में देखने को मिलेंगे हमें, पदार्थ में। किस में देखने को मिलेंगे, पदार्थ में। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करें भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि यदि पदार्थ की जो अवस्था है, क्या है, अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की जो अवस्था होती है 5। ठीक है, पहली कौन सी होती है, पहली होती है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है अपना प्लाज्मा और पांचवी होती है अपनी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन अवस्थाओं में क्या आ जाएंगे, चेंजेज आ जाएंगे। तो अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अपना भौतिक परिवर्तन। और किस में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और अपने को देखने को मिलेगा गलनांक में परिवर्तन। किसमें, गलनांक में। गलनांक क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या करने लगता है, जमने लगता है, उसे हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, गलनांक में देखो नाम से पता चला पीछे आ रहा अंक, यानी कि तापमान की बात हो रही है। तो जब कोई द्रव जमने लगता है, ठोस बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो अगर गलनांक में परिवर्तन देखने मिले
और क्या बदल सकते हैं, इनके क्वथनांक बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, क्वथनांक। वह तापमान जिस पर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो दो परिवर्तन पढ़े हमने। पहला है रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठक, गुण आदि में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि अवस्था, ठीक है, गलनांक, क्वथनांक, इनमें परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, अपना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है। और इनके अंदर और अंतर बात कर लेते हैं कि रासायनिक और भौतिक में क्या अंतर है। अब जैसे ही इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन होते ही जो है नया पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में तो जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो है नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तीसरा है अपना अंतर इसमें कि अगर किसी पदार्थ में हम परिवर्तन करेंगे, अगर उस परिवर्तन को हम हटा ले, ठीक है, जो हमने परिवर्तन किया है उस अगर परिवर्तन को हम हटा ले तो पहले वाली जो वस्तु है वो भौतिक परिवर्तन में प्राप्त नहीं होती है। कि जब किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हटाने के पश्चात पुनः वही वापस से चीज़ इसमें हमें नहीं मिलती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो है परिवर्तन को हटाने के पश्चात पुनः पहले वाली वस्तु जो है हमें प्राप्त हो जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि जल को मैंने क्या कर दिया, बर्फ़ में बदल दिया। ठीक है, जल को क्या कर दिया, बर्फ़ में बदल दिया। अब बताओ, जल जो है एक पदार्थ है, उसको हमने किस में बदल दिया, बर्फ़ में बदल दिया। तो ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक है या रासायनिक। तो चेक करते हैं, क्या जो जल है उसकी संरचना बदली क्या। पहले जो जल था उसका फॉर्मूला क्या था, H2O। ठीक है, बर्फ़ बन गया, बर्फ़ का फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O। बताओ क्या संरचना बदली क्या, नहीं। पहले भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन थी, अब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि संरचना में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ठीक है, दूसरा देखो, संगठक बदला क्या। पहले क्या था, हाइड्रोजन था, एक क्या था, ऑक्सीजन। संगठक का मतलब मैंने बताया अभी कि जिनसे कोई चीज़ मिलकर बनती है। तो पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बन रहा था, और अपना जो बर्फ़ है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना हुआ है, यानी कि इसके संगठक भी नहीं बदले हैं। तो ये जो है बहुत रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या इसकी अवस्था बदली क्या, हाँ। पहले तो ये कौन सी अवस्था में था, द्रवावस्था में। अब कौन सी अवस्था में हो गए हैं, ये ठोस अवस्था में, यानी कि इसमें सिर्फ क्या बदली है, अवस्था बदली है। संरचना में परिवर्तन नहीं आया, संगठक में परिवर्तन नहीं आया, यानी कि कौन सा परिवर्तन होगा, अपना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है बात कि अगर संरचना संगठक बदलते हैं तो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि संरचना संगठक नहीं बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है, गलनांक क्वथनांक बदलते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और दूसरे तरीके, दूसरे अंतर के हिसाब से देख लो, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना क्या, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में तो क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे भी जो है ये जल ही है, और यहाँ पे भी ये क्या है, पानी तो है, बस हमने क्या कर दिया, पानी को जमा दिया है तो पानी ना, कोई नया पदार्थ थोड़ी बनाया है। ठीक है, तो ये जो है नया पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा देखो, अगला हमने देखा था कि परिवर्तन को हटाने पे पहले वाली वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, वो तो भौतिक है, और परिवर्तन को हटाने पर पहले वाली वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, वो होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। तो मान लो मैंने इसको क्या किया था, ठंडा करने के बाद में बर्फ़ में बदल गया था। अगर मैं इसको इस ठंडा जो हमने किया था, जो तापमान हमने कम किया था, अगर उसको मैं वापस से बढ़ा दूँ, उस परिवर्तन को हटा दूँ, जो हमने तापमान कम किया था उसको मैं अगर हटा दूँ तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, जल ही मिल जाएगा, यानी बर्फ़ वापस से पिघल के जल बन जाएगा। यानी परिवर्तन हटाने पर हमें पहले वाली वस्तु प्राप्त हो रही है, यानी कि ये जो है जल का बर्फ़ में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, अपना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर है बात। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन का ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि कोयले का दहन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया हमने, कोयले का दहन। ठीक है, चेक करते हैं कोयले के दहन में क्या होता है, C+O2 यह अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बताओ कोयले के दहन में क्या हुआ, कार्बन जो है जल गया, जल के क्या बना ली उसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। ठीक है, क्या इसकी संरचना बदली क्या, हाँ। पहले कार्बन था और ऑक्सीजन अलग अलग थे, जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी जो संरचना है वो क्या हो गई, अलग हो गई। पहले कार्बन अकेला था, अब इसके पास जो है कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, आके ऑक्सीजन, तो संरचना बदल गई ना। ठीक है, संगठक बदले क्या, हाँ संगठक भी बदल गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, क्या इसमें नया पदार्थ बना क्या, हाँ।
तो पहले तो कार्बन ही था, अब क्या बन गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। और नए पदार्थ का निर्माण होना मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, अगर मैं इस परिवर्तन को हटा दूं तो क्या मैं वापस से पहले वाली चीज़ प्राप्त कर सकता हूं क्या, यानी कि मैंने कोयले को जला दिया तो क्या मैं वापस से कोयला प्राप्त कर सकता हूं क्या, नहीं। कोयला जल गया तो वो राख हो गया, अब मैं वापस से कोयला प्राप्त नहीं कर सकता हूं। तो ये अपना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है, यहाँ तक हमने दो परिवर्तन देखे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ये था आपका 9th क्लास का टॉपिक, ठीक है। अब इस टॉपिक के आधार पे जो है हम आगे इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने जो है दोनों एक बार आपको बता दिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब बात आती है अपने कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अपने चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैं इसकी दो परिभाषा बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहली परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठक, गुण आदि में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि पदार्थ के रासायनिक संरचना, इसमें बदलाव आएगा, रासायनिक संरचना और संगठक व गुणों में क्या आ जाए, परिवर्तन, ठीक है। जब पदार्थ के रासायनिक संरचना, संगठक, गुणों में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी, ये परिभाषा मैंने अभी आपको बताई, ये परिभाषा किसकी थी, रासायनिक परिवर्तन की थी। तो दूसरा आप कह सकते हो, ये एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन की हुई है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है ये, ठीक है। तो आप दोनों में इसको इसे लिख सकते हो कि पदार्थ के रासायनिक संरचना, संगठक, गुण आदि में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो चलते अपने नोट्सों पे। ये भौतिक परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के जो भौतिक गुण है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसका आकार बदल जाए, आयतन बदल जाए, इनमें अगर परिवर्तन हो रहा है, संरचना, संगठक, गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है। बर्फ पिघलेगी, अभी एग्जाम्पल दिया आपने, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल जाएगी तो वो क्या बन के जाएगी, द्रव बन जाएगी। वापस से हम उसको बर्फ भी बना सकते हैं, द्रव भी रख सकते हैं। दूसरा, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के खिलौने समझे, उसका क्या बदल दिया, आकार, क्या बदल दिया, आकार। अब जैसे हम उस परिवर्तन को हटाएंगे तो वापस से वो क्या बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, पहले वाली वस्तुओं में प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। मैंने भी बताया आपको, रासायनिक परिवर्तन में तो नए पदार्थ बनेंगे, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है, अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों क्या हो जाए, निर्माण, यानी किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन हो और परिवर्तन होते ही क्या बन जाए, नए पदार्थ वाले या जो नए गुण वाले पदार्थ बन जाते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। या हम कह सकते हैं कि उसकी रासायनिक संरचना, संगठक, गुण आदि में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, हमने खाना खाया, हमने जैसे खाना खाया तो कुछ केमिकल्स की वजह से जो है भोजन क्या हो गया, पच गया। तो बताओ, पचने के बाद वो नए पदार्थों का निर्माण हो जाएगा, क्या हम वापस से पहले वाला भोजन बना सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा, अपना रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से क्या बन गया, दही, अब दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ बन गया दही। अब अगर मैं इस परिवर्तन को हटा के वापस दूध बनाना चाहूँ तो ये वापस से दूध नहीं बन सकता। तो जब नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई दी कि जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठक, गुण आदि में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण आप कैसे देख के पता लगा पाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन 4 पॉइंट में से, ठीक है, कोई ना कोई सा पॉइंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, या हो सकता है चारों पॉइंट भी आपको मिल जाए। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहला क्या हो सकता है
कि अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अवस्था में जैसे ठोस द्रव में बदल जाए, द्रव गैस में बदल जाए, यानी कि जो है पदार्थों की अवस्थाएं क्या हो सकती है, बदल सकती हैं। दूसरा, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, कलर चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपना कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का होता है, जैसे कि उसमें लोहे की कील डालते हैं तो उसका जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस जगह हमें क्या देखने को मिल सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गैस का निकास या उत्सर्जन, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है उससे जहाँ पे अभिक्रिया हो रही है उस जगह से क्या हो सकता है कि गैस का उत्सर्जन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर उस जगह का क्या हो सकता है, तापमान परिवर्तित हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हमें ये पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन या निकास हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिक्रिया होने के दौरान क्या हमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया को इनके प्रतीक या फिर सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना या संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो एक ये विवरण है, पूरा एक लंबा पूरा वाक्य का निर्माण हो जाता है, वो पूरा लंबा एक वाक्य बन जाता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम वाक्य लिखते गए तो हम जो है केमिस्ट्री को छोटे रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसे पूरी की पूरी जो वाक्य है, पूरा पूरा इतना जो विवरण दे रखा है अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझता हूँ। मान लो कि मैंने एक अभिक्रिया करवाई, जैसे कि सोडियम का वायु में दहन करवाने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया हो गई अपनी कि जब हम सोडियम का वायु में दहन करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गई अपनी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से समीकरण में बदलना है उसके बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने बताई कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या है, एक विवरण है और एक लंबे क्या है, ये एक पूरी की पूरी वाक्य के रूप में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें जो है रासायनिक अभिक्रिया को जब हम इसको लिखेंगे तो देखो क्या होगा कि जो सोडियम का वायु में दहन करवाने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है एक तो अपना क्या हो गया, सोडियम। ठीक है, ये जो सोडियम है इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, हम वायु में दहन करवा रहे हैं। दहन का मतलब क्या है, किससे अभिक्रिया करवाएंगे, इसकी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दी। अब जैसे ही अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो अब हमने क्या किया कि ये जो इतनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया थी, जो इतना विवरण दे रखा था, इस विवरण को हमने संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो ये कहलाएगी अपनी समीकरण। ठीक है, तो समीकरण का मतलब ही क्या होता है, समीकरण, यानी कि जिसमें जो है बड़े वाक्यों को क्या हो जाए, समावेश हो जाए, समी यानी कि समावेश हो जाए उसके अंदर, उसे कहते हैं समीकरण है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इस अभिक्रिया को किसमें लिख दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। तो अभिक्रियाओं को या उन जो अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ हैं उनको उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में या फिर उनके जो है संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अपनी जो है यही अभिक्रिया परिभाषा थी कि रासायनिक अभिक्रिया को इनके प्रतीक या फिर सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि मैग्नीशियम के दहन से श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो है एक पूरा विवरण है, इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बन गया, अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार से लिखा जाता है, प्लस क्यों लग रहे हैं, तीर के निशान क्यों लगे हुए हैं, ये सारे जो है अभी हम इसको लिखने के नियम में समझते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपने किसकी, रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखो कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, अब हमने पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हमें समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया को हमें किस में बदलना है, समीकरण में बदलना है। तो उसे समीकरण में बदलने के संबंधित कैसे हम इसको बदलना है, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है शब्द समीकरण और दूसरा है सूत्र समीकरण। ठीक है, पहला है शब्द समीकरण, दूसरा कौन सा है, सूत्र समीकरण। देखो नाम से पता चल रहा है शब्द समीकरण, यानी कि जो अपने पदार्थ हैं उनको शब्दों के रूप में निरूपित करेंगे तो शब्द समीकरण हो जाएगी। और अगर उनको हम
सूत्रों के रूप में निरूपित करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सूत्र समीकरण। तो पहले देखते हैं शब्द समीकरण के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों का प्रयोग करके क्या लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आ रहे हैं उनको हमें किसके रूप में लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है, तो वो शब्द समीकरण हो जाएंगी। दूसरा है अपना सूत्र समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो तत्व है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन आपने पढ़ रखे होंगे, तो उन तत्वों को उनके किसके रूप में लिखना है, प्रतीक चिन्ह के रूप में। जैसे हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H, हीलियम को क्या लिखेंगे हम He, ठीक है, सोडियम को क्या लिखते हैं Na। तो इन प्रतीक चिन्हों के रूप में उनको लिखना क्या कहलाएगा, अपना सूत्र समीकरण कहलाता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये तो बात होती है कि अपने किस प्रकार से जो है हमें रासायनिक समीकरण को लिखनी है। दो तरीके हो गए रासायनिक समीकरण को लिखने के, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। अब मैं आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार से जो है समीकरण लिखी जाती है। क्लियर है, अब देखो एक सेकेंड, हाँ देखो, समीकरण को लिखने के लिए आपको पहले तीन चीज़ों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण, अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहला है अपना अभिकारक, ठीक है, पहला है अभिकारक, या इसको दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, अभिकर्मक। ठीक है, अभिकारक बोल दो या कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको, उत्पाद के बारे में। ठीक है, और तीसरा होता है अपना अभिक्रिया की दिशा। तीसरा क्या होता है, अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, तो जब रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे हमें इन तीन चीज़ों का प्रयोग करना है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला क्या है, अपना अभिकारक। ठीक है, पहला क्या है, अभिकारक, दूसरा क्या है, उत्पाद, और तीसरा क्या है, अपनी दिशा। ठीक है, अब समझते हैं कि तीनों चीज़ें होती क्या है। पहला है अभिकारक। ठीक है, मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ होगा, उस पदार्थ के अंदर परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, और वो क्या करेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दो पदार्थ हो गए अपने पास, पहला पदार्थ जिसमें परिवर्तन हो रहा है, दूसरा पदार्थ जो नया बन रहा है। ठीक है, तो जो पहला अपना जो पदार्थ है जिसमें परिवर्तन हो रहा है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या कहेंगे उसे, अभिकारक, यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अपना अभिकारक। ठीक है, अभी परिभाषा समझो, फिर इसको उदाहरण द्वारा समझाएंगे। समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अपना उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा, वो जो नया पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, अपना उत्पाद कहलाएगा। इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। और तीसरा है अपनी दिशा। दिशा का मतलब यह है कि आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है किस पदार्थ में बदल रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तीर के निशान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीर का चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला अभिकारक, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा है उत्पाद, वे पदार्थ अभिक्रिया के दौरान जो है नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। और दिशा क्या होती है, जो हमें क्या करती है, अभिक्रिया होने की दिशा को बताती है कि अब कौन सा पदार्थ किस पदार्थ में बदला है। ठीक है, अब लेते हैं हम एक एग्जाम्पल और इसके थ्रू समझने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था वही एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं कि सोडियम का दहन से सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम के दहन से क्या प्राप्त होता है, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये है अपने पास अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया की मेरे को क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के दो तरीके हैं, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। तो मैं जो आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, पहला लिखते हैं शब्द समीकरण, फिर लिखेंगे सूत्र समीकरण। अब इस पूरे के पूरे वाक्य में से मैंने बताया कि समीकरण अगर आपको लिखनी है तो आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला है अभिकारक के बारे में, दूसरा है उत्पाद के बारे में, तीसरा है दिशा के बारे में। तो पहले पॉइंट को हम चेक करते हैं, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक मैंने अभी बताया कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो कि इसके अंदर अभिक्रिया में भाग ले कौन रहा है, कौन बदल रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है। तो देखो सबसे पहले है कि सोडियम का दहन, यानी कि सोडियम का दहन होगा, सोडियम को जलाएंगे, अभिक्रिया किससे शुरू होगी, सोडियम से। तो पहला अपना जो है पदार्थ है वो तो कौन हो गया, अपना सोडियम।
ठीक है। अब बात करें दहन, तो मैंने आपको बताया था जब भी दहन होता है तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की में। तो जब भी दहन आए तो आपको वहाँ पे क्या मानना है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो पदार्थ हो गए, ये सोडियम रहेगा और ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो सोडियम का हमने क्या कर रहे हैं, दहन से सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है मतलब नया पदार्थ बन रहा है, प्राप्त हो रहा है मतलब कोई नई चीज बन के आ रही है, तो प्राप्त हो रहा है यानी कि कौन प्राप्त हो रहा है, अपना सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये लिख दिया हमने सोडियम ऑक्साइड। तो हमने इस पूरे सेंटेंस से तीन चीजें निकाल ली, एक तो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक तीसरा सोडियम ऑक्साइड। अब हमें ये चेक करना है कि कौन तो अभिकारक है और कौन इसमें उत्पादक। देखो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, सोडियम, इसमें परिवर्तन होगा, किसकी वजह से परिवर्तन होगा, कौन जुड़ेगा इसमें, ऑक्सीजन जुड़ेगी, और जो है नया पदार्थ बन रहा है अपना कौन सा, सोडियम ऑक्साइड। तो अब बताओ इसमें जो दिशा है वो किधर रहेगी, कौन सा पदार्थ किसमें बदल रहा है, तो ये जो दोनों के दोनों पदार्थ हैं वो किसमें बदल रहे हैं, अपने सोडियम ऑक्साइड में बदल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इस तीर का जो सिरा है वो हमेशा किसकी तरफ रहेगा, उत्पाद की तरफ रहता है, ठीक है। दिशा दर्शाते हैं हमें, तो जो तीर का सिरा है वो हमेशा किसकी तरफ माना जाता है, उत्पाद की तरफ माना जाता है। और अगर आपके पास दो से ज्यादा अभिकारक है तो उसके बीच में किसका चिन्ह लग जाता है, प्लस का चिन्ह लग जाता है। वो सारे पॉइंट आउट अभी हम जो है सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे तीन चीजें समझनी है कि एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद और एक होती है अपनी दिशा। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो अभिकारक है, तो यहाँ पे भाग कौन ले रहा है, सोडियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो नया पदार्थ बन रहा है वो कौन है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गई कौन सी समीकरण अपने पास, शब्द समीकरण, ठीक है। अब बदलते हैं इसको सूत्र समीकरण में। सूत्र समीकरण में क्या होता है कि शब्दों के जो पदार्थ है उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना। देखो सोडियम है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Na, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या हो रहेगा, O2। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है, O, ठीक है। आपने यहाँ पे O2 क्यों लिखा, तो जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणविक गैस है, ठीक है, दो की फॉर्म में रहती है, जैसे हाइड्रोजन है वो भी H2 की फॉर्म में रहता है, फ्लोरीन भी द्विपरमाणविक है, ठीक है। तो ये जो है द्विपरमाणविक गैसें होती हैं जो क्या रहती हैं, अपने दो के साथ रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती, हमेशा दो के पैर में रहेगी, ठीक है। अब ये हो गया अपना तीर का निशान। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार जो है समीकरण लिखी जाती है। अभिकारक के बारे में पता होना चाहिए, उत्पाद और दिशा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके एक बार परिभाषा देख लें। देखो समीकरण को लिखने के लिए आपको किस किस के बारे में पता होना चाहिए। पहला है अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। कभी कभी जो है इसको एक नंबर में पूछ लिया जाता है। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है वो नया पदार्थ क्या कहलाएगा, अपना उत्पाद कहलाता है। क्लियर है। अब आती है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभिकारक हम समझ गए, उत्पाद हम समझ गए, तो अब समझते हैं कि इसके लिखने के क्या क्या नियम है। तो ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम है इसका, समीकरण को लिखने का पहला नियम है कि जितने भी अभिकारक हैं वो तीर के निशान के हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने तीर का निशान लगा दिया, तो इस तीर के निशान के बाईं ओर, तो ये तो हो गया इसका बायां भाग और ये हो गया अपना कौन सा, दायां भाग, ठीक है। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं वो सब के सब कहाँ लिखे जाएंगे, बाईं ओर, ठीक है। और अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं सब के सब वो कहाँ लिखे जाएंगे, दाईं ओर। तो पहला नियम यही है कि अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं वो बाईं तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा नियम है कि अभिक्रिया में जितने भी उत्पाद है वो किधर लिखे जाएंगे, दाईं ओर लिखे जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सर अगर एक अभिकारक है तो हमने यहाँ पे मान लो अभिकारक को लिख दिया, इधर उत्पाद है तो उस उत्पाद को लिख दिया। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा अभिकारक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अभिकारक भी ले कभी कभी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो अगर बहुत सारे आपके पास अभिकारक है, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक है, तो उनके बीच में जो है किसका चिन्ह लगा दिया जाएगा, धन का। धन माने तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहला अभिकारक लिखो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर दूसरा अभिकारक लिखो। अगर मान लो और ज़्यादा अभिकारक है तो फिर प्लस के चिन्ह लगाते जाओ, लिखते जाओ, फिर लग गया अपना तीर का निशान। उत्पाद है, अब उत्पाद भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उनके बीच में भी किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो पहला नियम हो गया कि तीर के निशान के बाईं ओर तो क्या लिखे जाएंगे, अभिकारक, तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाएंगे उत्पाद। अगर 2 से ज़्यादा आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक है तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। और अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद है आपके पास तो उनके बीच में भी प्लस यानी धन का चिन्ह लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रिया करवाने के दौरान हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, उष्मा देनी पड़ती है, ताप देना पड़ता है,
दाब देना पड़ता है, कुछ उत्प्रेरक डालने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां हमें मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, कभी जो अभिक्रिया वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो ये जो सारी कंडीशंस है, जितनी भी परिस्थितियां हैं, ताप दाब उत्प्रेरक है, इन सबको हम कहाँ लिखेंगे, या तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे या फिर तीर के निशान के नीचे लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी परिस्थितियां होती है वो तो तीर के निशान के ऊपर, या फिर जो ताप दाब उत्प्रेरक है ये सब के सब तीर के निशान के नीचे, यानी ऊपर या नीचे आप कहीं पे भी इनको लिख सकते हैं। तो ये कुछ नियम है रासायनिक समीकरण को लिखने के, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन से अपने इसमें नियम है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, संचित रूप में लिखेंगे, और उसको किसके रूप में लिखेंगे, हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। और हमें यहाँ पे जो 10th में समीकरण लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, आपको सूत्र समीकरण। कौन से लिखेंगे, सूत्र समीकरण, शब्द समीकरण का हमें प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। अब आगे देखो, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या फिर अभिकारकों को और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो अभिकारक तो लिखेंगे बाईं ओर, उत्पाद लिखेंगे दाईं ओर, और उनको उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लो ठोस है, अपने पदार्थ क्या है, ठोस है, अभिकारक में भी उत्पाद में भी। अगर ठोस है तो उसकी भौतिक अवस्था में हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, ठोस यानी सॉलिड हो जाएगा। द्रव है तो द्रव में हम क्या लिख देंगे, लिक्विड, यानी कि एल लिख देंगे। अगर मान लो गैस ये फॉर्म में है वो, तो हम उसको क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक है। और अगर मान लो किसी का विलयन है, विलयन अवस्था में है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक क्यू का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। तो विलयन अगर है तो ये, तो जितने भी अपने तत्व है, प्रतीक चिन्ह जो है या फिर अपने पदार्थ हैं, उनको जो है उनकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस या विलयन के रूप में उनको लिखते हैं। आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे मान लो आपने ताप बढ़ाया है, दाब डाला है या उत्प्रेरक मिलाए हैं, तो या तो ये तीर के निशान के ऊपर या फिर इनको नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नियम है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है। ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का चैप्टर आएगा, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ की भौतिक, जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, गुण आदि में परिवर्तन होता है, उसे तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और अगर उनके जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उनका आकार, अवस्था, आयतन में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, मिट्टी के खिलौने बनाना। फिर इसके बाद में हम देखा था भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या प्रेक्षण है, तो अवस्था, रंग, गैस, इनमें जो परिवर्तन होता है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अपने रासायनिक समीकरण उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अभिकारक, उत्पाद और तीर के निशान यानी दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उन समीकरणों को लिखने के नियमों के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जहां से 100% इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप एक बार वीडियो को वापस से रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारी टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी और आपके जो डाउट्स हैं उनका जो है इमीडिएटली आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो नोट्स है, आपको इस चैप्टर के जो नोट्स है, इसकी जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है फॉर पीडीएफ विजिट टेलीग्राम टॉपर्स पद। तो टेलीग्राम पे जाके आपको टॉपर्स पद का जो चैनल है उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। फिर भी जो है इसका डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करिए अपने टॉपर्स पद यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।